नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज इस टॉपिक को हम लास्ट करेंगे। इस टॉपिक को आज हम लास्ट करने वाले हैं, ठीक है। और होमगार्ड वाले बच्चे और यूपी पुलिस वालों की ये स्पेशल टॉपिक्स की जो क्लास है वो कंबाइन चल रही है। क्या चल रही है? कंबाइन चल रही है, ठीक है। चलिए एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक जनगणना की क्लास या जनसंख्या की क्लास है, उस क्लास को हम कंबाइन करवा देंगे सबकी ही, यूपीएसआई के लिए भी हो जाएगी। तो वो तो एक ही दिन में करवानी है, तो आपका एक टॉपिक तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जो आपको लग भी रहा होगा ना, थोड़ा सा 2 3 4 दिन लग जाते हैं हर टॉपिक में, तो बाकियों को हम करेंगे, लेकिन जनगणना को हम एक ही दिन में खत्म कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास समय होगा तो वो कोशिश है कि सैटरडे, क्योंकि सैटरडे ज़्यादातर क्लास होती नहीं है, तो सैटरडे को ही करवा दिया जाए, ठीक ना। जनगणना का थोड़ा सा मुझे उसमें पुराने सवालों के आधार पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, उसके बाद उसे नॉर्मल एक ही क्लास में करवा देंगे। चलिए देख लेते हैं। तो कल हमने ये सब चीजें पिछली 2 3 क्लास में पढ़ी हैं, आज इसका लास्ट करने वाले हैं बच्चों हम। तो एसपीजी देखा कल हमने, खुफिया जो संयुक्त खुफिया समिति देखी हमने, आपराधिक जांच विभाग सीआईडी के बारे में हमने बात की है बेटा, ठीक है। सीआईडी हमने, सीबीआई के बारे में बात की हमने, रॉ के बारे में बात की, ठीक है। हमने एनटीआरओ के बारे में बात की, नेटग्रिड के बारे में बात की, एनआईए के बारे में हमने बात की। राज्य स्तर पर जो संस्थाएं चलती हैं एटीएस, जैसे यूपी एटीएस है, उसकी बात की। यूपी की एसटीएफ की हमने बात की। एसटीएफ ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए हैं उनके बारे में हमने बात की। फिर हमने ध्यान रखना है, इससे एक सवाल आ चुका था, तो इसलिए हमने मल्टी एजेंसी सेंटर की बात की, ठीक है। फिर हमने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की बात की। तो यहां तक हम सब चीजें पढ़ चुके हैं। हमास पे हमारा कल क्या हुआ था? लास्ट नहीं, हमास पे लास्ट नहीं हुआ था, उसके बाद हमने अलकायदा भी पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे आईएसआईएस, आज हम आईएसआईएस पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना जरूर कि ये 4 5 टॉपिक हैं अभी, लेकिन होमगार्ड के में 2 टॉपिक नहीं आते। तो होमगार्ड की जो क्लास है वो थोड़ा सा पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो 2 टॉपिक खास तौर पे वो लास्ट में करवाऊंगा मैं। वो जीएसटी और विमुद्रीकरण होमगार्ड के कोर्स में नहीं है, जीएसटी और विमुद्रीकरण, और एक और टॉपिक है जो होमगार्ड के कोर्स में नहीं है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कब तक होगी, शायद 10 मार्च के आसपास तक बेटा आपका सिलेबस हो जाएगा। 10 12 मार्च तक आपका ये स्पेशल टॉपिक भी मिला के। आपका बहुत सवाल रहता है, ग्रुप में भी आपका बहुत सवाल है। अब 10 12 मार्च लगा के चलो, यानी लगभग आपको 1.5 घंटे 1.5 महीने केवल रिवीजन के लिए मिलेगा। पर जिस तरह आपने भगदड़ मचाई है ना कोर्स में, होमगार्ड वाले बच्चों ने, कब होगा कब होगा, तो सिलेबस के बाद बेटा मेरी कोई क्लास उस शायद बैच में मैं लेना फिर नहीं चाहूंगा। मैं फिर उस बैच में कोई क्लास नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये लगा कि शायद आप वो बच्चे हैं जिन्हें सिलेबस सबसे पहले चाहिए, चाहे पढ़ाई अच्छे से हो चाहे ना हो। तो आपके सिलेबस खत्म करने के बाद फिर मैं आपको आपके रिवीजन के लिए, आपकी वापस बार बार रिवीजन के लिए आपके साथ छोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक, यूपी पुलिस तो बाद में शुरू हुआ है तो इसमें बचे हुए हैं, तो यूपी पुलिस वालों की तो अलग से लगातार क्लास चलेगी ही, क्योंकि जो टॉपिक आप कर चुके हो अलग से वो यूपी पुलिस वालों के अभी हुए ही नहीं है, ठीक है। चलिए साइबर अपराध बेटा वो करवाएंगे। वैसे मैंने होमगार्ड में करवा तो दी थी, लेकिन साइबर अपराध यूपी पुलिस में और कंप्यूटर वाले 2 टॉपिक हैं वो शिवम सर करवाएंगे, शिवम सर करवाएंगे। ये आपने ही मजबूर किया है मुझे ऐसा करने पे। आपका केवल एक सवाल रहता है सिलेबस। हम रोज क्लास ले रहे हैं, बेहतर ढंग से चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या सबसे ऊपर हमको सिलेबस ही रखना है। और सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि हम एग्जाम से 2 महीने पहले सिलेबस खत्म करें। सिलेबस का मतलब होता है कि हम जब एग्जाम के लास्ट तक पहुंचे तो हमारा सिलेबस भी अच्छे से हो चुका हो और रिवीजन भी अच्छे से हो चुका हो। केवल एक बैच आज तक ऐसा हुआ है होमगार्ड का जिसने मेरी बात पे अमल करने की कोशिश नहीं की। क्यों? मैंने कहा भाई अभी भी साथ के साथ रिवीजन करते रहो। हो सकता है जिस दिन मैं सिलेबस खत्म करूं आपके पास बस वही चैप्टर रिवीजन के लिए बचे, बस उसी पे मेहनत करनी हो आपको 2 4 दिन में, वो भी। पर आपने मेरी बात कोई सुनी नहीं आज तक, ठीक है। चलिए पीडीएफ बेटा, टाइम से पीडीएफ तो मैं दे चुका हूं आपको,
ये पूरी पीडीएफ तो दे दी, इसके लिए तो मत बोलिए अब। ये पूरी पीडीएफ तो मैं क्लास में 1 में डलवा चुका हूं ना। ये बेटा मिल चुकी है आपको, शायद नॉलेज नहीं है, परसों वाली क्लास में पूरी पीडीएफ दे दी थी एक साथ, है ना। और आगे से यही करेंगे कि पहली या दूसरी क्लास में ही पूरी पीडीएफ दे देंगे, फिर क्लास पीडीएफ हर क्लास के साथ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। आईएसआईएस का पूरा नाम पूछा जा सकता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। एक ही बार में आपको याद हो जाना चाहिए, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो ये आईएसआईएस का क्या है, फुल फॉर्म है। शुरुआत 1999 में हुई, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। और देखो डेट के चक्कर में मत पड़ना ज्यादा, कई बार जैसे मैकमोहन रेखा की डेट है, वो एग्जाम में मैंने देख लिया ज्यादा पूछी नहीं गई है, आप केवल साल याद कर लेना, क्योंकि डेट उसकी शायद इसलिए नहीं पूछता एग्जामिनर के, अलग अलग जगह अलग अलग दी हुई है, 3 जगह देखी, तीनों जगह अलग अलग डेट है। तो आपको 1914 ध्यान रखना है, 1914 ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, चलिए। तो संस्थापक अबू बकर अल बगदादी। नहीं, एक बच्चा कह रहा है सर कुछ बच्चों की सजा सबको देना चाहोगे, ठीक है चलो क्लास खत्म होने दो, ये टॉपिक खत्म होने दो बेटा। इन टॉपिक खत्म होने के बाद मैं एक आपकी छोटी क्लास ले लूंगा, उसमें मैं पूछ लूंगा कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आगे भी रिवीजन करवाऊं। चलो आपकी बात भी ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात, आपसे अलग मैं कहीं नहीं हूं, बस मेरे अंदर से आती है आवाज कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आप जब थोड़े से भी अधीर हो जाते हो किसी चीज को लेके, तब मुझे लगता है कि ये तो सिलेक्शन वाला रास्ता ही नहीं है, ये सिलेक्शन वाला रास्ता नहीं है, इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं लगता। तो पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। बात करेंगे केवल पढ़ाई की। शुरुआत 1999 में, 1999 में, और संस्थापक अबू बकर अल बगदादी, अबू बकर अल बगदादी संस्थापक का। इसका सबका नाम इतनी जल्दी नहीं पूछा जाता, संस्थापक का नाम प्रभाकरण वगैरह का ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, चलिए। ये संगठन का दाएश अरबी नाम है, तो आईएसआईएस को क्या कहते हैं, इसी को दाएश कहते हैं। पूछा जाएगा कौन से संगठन को दाएश कहा जाता है, तो आईएसआईएस को ही दाएश कहा जाता है बेटा। ठीक है, चलिए। तो ये जो दो पॉइंट हैं, केवल पढ़ना है इनको, ये 2-3 को केवल पढ़ना है, रटना नहीं है। ओनली 2 रीडिंग मारना है इनकी, क्या करनी है, 2 रीडिंग मारनी है बेटा। यहां रटने में मत लग जाना है ना, ओनली रीडिंग, ताकि इनसे कोई पॉइंट आता है तो आपको हल्का सा दिमाग में रह जाए। बहुत ज्यादा सवाल बने नहीं हैं इससे, पर क्योंकि जो बना नहीं है उसकी बनने की संभावना हमेशा होती है। तो ये केवल एक रीडिंग आपको मारनी है, ठीक है, एक ही रीडिंग मारनी है आपको, उसके बाद जरूरत नहीं है और आगे पढ़ने की। ठीक है, चलिए आगे आइए। आईएसआईएस के बाद ये इसका, ये वाला भी, ये वाला भी, इसकी थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन है, केवल रीडिंग करनी है, एक सिंगल रीडिंग, और आराम से करना, अभी नहीं, आराम से करना। मैं केवल यही कहूंगा कि इन 3 पॉइंट को रटना है, क्या इन तीनों पॉइंट को आपको रटना है। जैश ए मोहम्मद, इसका अर्थ पूछा जाएगा तो मोहम्मद की सेना, पूछा जाएगा जैश ए मोहम्मद कहां का, सवाल कैसे आएगा, कहां का संगठन, कहां का संगठन है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे मोहम्मद जो है, ठीक है, जैसे मोहम्मद कहां का संगठन है, तो ये पाकिस्तानी जिहादी संगठन है, पाकिस्तानी जिहादी संगठन है। ठीक है, आपको सही दिख रहा है बेटा, सही दिख रहा है। चलिए, बच्चा कह रहा है सर एग्जाम बाद कराने का इरादा था, एग्जाम दूर है बेटा अभी, इसका सिलेबस सबसे ज्यादा है, सवाल भी सबसे ज्यादा आएंगे। पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि जब हम बच्चे को बहुत मटेरियल दे रहे हैं तो वो कह रहा है नहीं मत दो, एग्जाम में सवाल मिले ना मिले पर बस ऊपर ऊपर से पढ़ाओ और निकलो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये सब हर तरह का बच्चा होता है, तो हम उस बच्चे के लिए क्लास लेंगे, जब तक भी भाई मैं कराऊंगा तो इसको आराम से ही, बिल्कुल आराम से कराऊंगा। पर मैं फिर बता रहा हूं कि 10-12 मार्च के आसपास तक ये बस जाना चाहिए, क्योंकि वो जो 2 टॉपिक हैं वो
होम गार्ड में नहीं है सिलेबस के अनुसार, तो मैं होम गार्ड वाले बच्चों को नहीं करवाऊंगा, वो दोनों केवल यूपी पुलिस में होंगे। उद्देश्य भारत से कश्मीर को अलग करना, ये बहुत बहुत सारे संगठनों का उद्देश्य है, भारत से कश्मीर को अलग करना। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? मसूद अजहर। मसूद अजहर ने बेटा, और ये मसूद अजहर याद रखना है 1994 में भारत में गिरफ्तार भी किया गया था। पर आपको पता है एक कंधार विमान अपहरण, कंधार विमान अपहरण 1999 में हुआ था, 1999 में, और इंडियन एयरलाइंस का एक विमान इसमें क्या हुआ था, IC-814 को हाईजैक कर लिया गया। आतंकियों ने इसको हाईजैक कर लिया और भारत सरकार से कहा कि भैया मसूद अजहर को रिहा करो। भाई मसूद अजहर क्या कर रहा है? मसूद अजहर ने एक संगठन बना दिया, मोहम्मद की सेना। मोहम्मद की सेना, मसूद अजहर ने संगठन बना दिया। अब वो संगठन जो है पाकिस्तानी जिहादी संगठन है, वो क्या काम करना चाहेगा? वो भारत से कश्मीर को अलग करना चाहेगा। स्थापना इसने की है, ध्यान रखना है। तो ये मसूद अजहर ने जो स्थापना की है ना, ये मसूद अजहर है कौन? इसने 2000 में ये संगठन बनाया है, पर इसकी सोच पहले ही आतंकी थी और इसी वजह से 1994 में भारत ने इसे पहले ही गिरफ्तार भी किया था। पर हमारे यहाँ की एक फ्लाइट जो है उसको IC-814 को हाईजैक कर लिया आतंकियों ने और कहा कि भैया हमारे मसूद अजहर को छोड़ो, और ये कई फिल्मों में भी फिल्माई गई है चीज। और उसे छोड़ा तो उसने अगले साल जाके ये संगठन बना दिया, क्योंकि अगर हम उसका इलाज कर देते तो शायद ही नौबत नहीं आती। और ये जैश ए मोहम्मद जो है, भारतीय संसद पर हमले में इसका हाथ है। सीधे सवाल आएगा, भारतीय संसद पर जो 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ था, इसमें किसका हाथ था? तो जैश-ए मोहम्मद का हाथ था, जैश-ए मोहम्मद का हाथ था बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, कहां का संगठन? मतलब ये सवाल बनेगा, ऐसा सवाल बन सकता है, तो पाकिस्तानी, इस तरह से। ठीक है, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो मिटा दो इसे। पठानकोट एयरबेस हमला, ये भी जैश-ए मोहम्मद। पठानकोट में जो हमला हुआ था उसमें भी जैश-ए मोहम्मद का हाथ था। उरी हमला हुआ, उरी, ध्यान रखना है बेटा, जैश-ए मोहम्मद का हाथ था। जैश-ए मोहम्मद का हाथ, जो उरी में जवान शहीद हुए थे ना, तो ध्यान रखना है उरी। तो ये भी, इसके जवाब में ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और पुलवामा हमला, पुलवामा हमला भी बेटा जो 2019 में हुआ था, जिसमें CRPF के काफिले को निशाना बनाया गया और 40 जवान शहीद हुए थे। तो ध्यान रखना है ये भी जैश-ए मोहम्मद की करतूत थी। तो जैश-ए मोहम्मद ने, और एक तरह से उस व्यक्ति ने जिसको हमने गिरफ्तार भी कर लिया था, जो हमारे यहाँ पर जिसको दंडित किया जाना चाहिए था, वो एक आतंकियों के द्वारा एक विमान अपहृत किया जाता है, उसके बदले में उसे छुड़ा लिया जाता है। और छुड़ाने के बाद वो फिर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की घटनाएं बेटा याद रखना है, इस तरह की जो घटना है वो करता है। तो जैश-ए मोहम्मद। सीधे सवाल आएगा, कंधार विमान अपहरण कब हुआ? 1999 में। ठीक है, किसको रिहा करवाया था? मेन तो मसूद अजहर को करवाया था। ठीक है, और मसूद अजहर ने उसके बाद कौन सा संगठन बनाया? जैश-ए मोहम्मद बनाया। संसद पर हमले में कौन सा आतंकी संगठन इन्वॉल्व था? जैश-ए मोहम्मद। पठानकोट एयरबेस हमला, जैश-ए मोहम्मद। उरी हमला, जैश-ए मोहम्मद। पुलवामा हमला, जैश-ए मोहम्मद। एक बोको हरम है। और यूपी पुलिस में एक सवाल पूछा हुआ है सीधे सीधे कि बोको हरम कहां का संगठन है आतंकी? तो भैया बोको हरम नाइजीरिया का संगठन है। बोको हराम, इसका मतलब है पश्चिमी शिक्षा पाप है। हराम, हरम मतलब हराम, तो पश्चिमी शिक्षा पाप है। आपसे पूछा जाएगा बोको हरम का अर्थ क्या है? तो भैया पश्चिमी शिक्षा पाप है। संस्थापक आपसे 2 बार पढ़ लेना बस, संस्थापक शायद ना पूछा जाए, संस्थापक शायद ना पूछा जाए। शुरुआत धार्मिक परिषद, मस्जिद और स्कूल के रूप में हुई है, जहां गरीब बच्चों को कट्टरपंथी शिक्षा दी जाती थी। आपने देखा होगा भाई, गरीब लोग जल्दी जाल में फंसते हैं किसी भी मामले में, गरीब लोगों को जाल में फंसने का जल्दी वो हो जाता है, मतलब जल्दी, क्योंकि उन्हें पैसे की भी जरूरत है। तो कई लोग
पैसे देके भी उनको जीत लेते हैं कि भाई आपके घर को बहुत बेहतर बना देंगे, कोई बात नहीं, तुम जो है ईश्वर के नाम पे अपनी जान दे दो। बोको हरम का मतलब है पश्चिमी शिक्षा पाप है यानी हराम है, और शुरुआत इसकी कहाँ हुई थी? मस्जिद और स्कूलों में, जहां गरीब बच्चों को कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती थी बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है। जो मोहम्मद यूसुफ है ये मर गया था फिर 2009 में। ठीक है, उसके बाद किसी दूसरे ने कमाल संभाली। और इसकी रणनीति क्या है बेटा, ये पॉइंट देखना है आपको। ये पॉइंट मुझे इसलिए भी लिखने पड़ रहे हैं बाकी, ताकि आपको चीज समझ में आए। केवल मैं पॉइंट लिखवाऊंगा दो तो आपको वो समझ में भी नहीं आएगा, पर मैं बता रहा हूं याद करने पे कहां ध्यान देना है। तो ध्यान रखना है कि निर्दोष नागरिकों की हत्या करना, गांव को जलाना, आत्मघाती हमले, ये सब इसकी रणनीति है। जो बोको हरम है, नाइजीरिया का संगठन, बोको हरम जो नाइजीरिया का संगठन है बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए। और फिर 2014 तो इसने चिबोक नाम की जगह से 276 लड़कियों का अपहरण किया। बच्चों और महिलाओं को मानव बम के तौर पे इस्तेमाल करना इसने शुरू कर दिया। तो कौन से संगठन ने 276 लड़कियों को क्या किया था? अपहृत कर लिया था, उनका अपहरण कर लिया था बोको हरम ने। कौन से संगठन का अर्थ है पश्चिमी शिक्षा पाप है? बोको हरम। बोको हरम कहाँ का संगठन है? नाइजीरिया का है। कौन से संगठन की शुरुआत बेटा धार्मिक परिसरों में हुई थी, जहां बच्चों को कट्टरपंथी शिक्षा दी जाती थी? बोको हरम। ठीक है, कौन सा संगठन निर्दोष नागरिकों की हत्या, गांव को जलाने और आत्मघाती हमले के लिए प्रसिद्ध है? तो बोको हरम। हालांकि ये कोई भी कर सकता है आतंकवादी, ये कोई भी कर सकता है बेटा। ठीक है, चलिए। अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, अलकायदा, तो ध्यान रखना है बेटा अलकायदा ये है। इससे अंडरवियर बम वाला सवाल पूछा जाता है। तो अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला जो है, तो इसमें इब्राहिम अल असीरी नाम का एक खतरनाक बम बनाने वाला था, जिसने ऐसे बम बनाए जिन्हें एयरपोर्ट भी स्कैन नहीं कर सकता था। एयरपोर्ट भी स्कैन नहीं कर सकता। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया अंडरवियर बम किसने बनाए हैं? तो अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला इसने बनाए हैं। और इनकी खासियत क्या थी? ऐसे बम बनाते थे कि एयरपोर्ट स्कैनर भी इनको नहीं पकड़ पाते थे। और ध्यान रखना है, इससे ये दो सवाल बनने की संभावना रहेगी। नक्सलवाद, अब यहां बहुत महत्वपूर्ण है। नक्सलवाद का मतलब है कोई बाहर का आतंकवादी नहीं है, हमारे यहाँ के लोग हैं जो हमारी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। माओवादी कह देते हैं, कोई नक्सलवादी कह देते हैं। तो जब हमारी ही सरकार की, यहां बेटा आज क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन है लास्ट में, तो जब हमारी ही सरकार के लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, याद रखना है, तो उसे नक्सलवाद कहते हैं। और उसमें एक पिछले बार फुल फॉर्म पूछ ली गई थी आपके एग्जाम में कि LWE का मतलब क्या है? तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट बोलते हैं थोड़ा सा उन लोगों को, वामपंथियों को। और जब वो वामपंथी लोग उस लेवल पे पहुंच जाएं कि भैया वो बंदूक उठाने को भी तैयार हों, वो गोलियों से मारने मरने को भी तैयार हों, तो उसे कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। उसकी फुल फॉर्म है LWE, शॉर्ट फॉर्म है LWE। और पिछले बार ये पूछ लिया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWE की फुल फॉर्म क्या है, पिछले बार ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए यहां देखो, नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति, सीधे सवाल यहां से आता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मैं बता रहा हूं ना, कुछ चीजें केवल समझने के लिए रखी हैं क्लास में, पर जिनको मैं टिक करूं वो नहीं छोड़ने आपको। तो पश्चिम बंगाल के एक नक्सलवाड़ी नाम की जगह से इसकी शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन को मान लो, कुछ भी मान लो, और इसलिए इसे नक्सलवाद नाम दिया गया, क्योंकि नक्सलवाड़ी नाम की जगह से शुरू हुआ था। 3 लोगों ने इसकी शुरुआत की, तीनों का नाम थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल, ये 3 लोग हैं जिन्होंने नक्सलवाद की शुरुआत की थी। ठीक है, ध्यान रखना है। और नक्सलवाद को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा किसने कहा? तो पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इनका नारा क्या है नक्सलवादियों का? कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, इनका नारा है। और याद रखना है लाल गलियारा,
ध्यान रखना है लाल गलियारा, ये 7 ऐसे राज्य हैं, खास तौर पे ये 7 ऐसे राज्य हैं जहां पे नक्सलवादी बहुत एक्टिव रहते हैं या रहते रहे हैं, और इसलिए इसको लाल गलियारा कहते हैं। और पिछले बार ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि लाल गलियारा जो है वो कितने राज्यों में है, लाल गलियारा, या इनमें से कौन से राज्य में लाल गलियारा नहीं है, ये सवाल आया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है। एक बार फिर से पढ़ो, पूरा नाम LWE का है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, नक्सलवाड़ी जगह है, कहां पे है, पश्चिम बंगाल में है। शुरुआत चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल। पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है, याद रखना है, उन्होंने नक्सलवाद को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना था, सबसे ऊंचा खतरा, ठीक है। और नारा ये किसका है, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है तो नक्सलवाद से। और बेटा सत्ता, ये लाल गलियारा छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल, यानी यहां एक्टिव हैं, यहां पे नक्सली एक्टिव हैं, यहां पे नक्सली एक्टिव हैं, ठीक है। तो नक्सली एक्टिव हैं इन राज्यों में अच्छे खासे, ठीक है। हालांकि अब तो काफी हद तक इन पे लगाम कसी जा रही है। तो ये पूरा टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे पिछले बार सवाल बने हैं और आप अभी देखोगे थोड़ी देर में। ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है, तो भैया नक्सलवादियों के दमन से। 2009 में एक ऑपरेशन चलाया ग्रीन हंट, और रेड कॉरिडोर वाले राज्यों में नक्सलवादियों का सफाया करना उसका उद्देश्य था, ग्रीन हंट का। किसका, ग्रीन हंट का। ग्रीन हंट का नाम सबसे पहले किसने प्रयोग किया भाई, छत्तीसगढ़ पुलिस ने सबसे पहले इस ग्रीन हंट का नाम यूज किया था। फिर ब्लैक पैंथर बना। ब्लैक पैंथर क्या है, यह भी नक्सल विरोधी युद्ध बल, यानी नक्सल के खिलाफ लड़ने वाली एक ये भी सेना है, तो नक्सल विरोधी युद्ध बल है बेटा, याद रखना है ये ब्लैक पैंथर भी है ना। और ग्रे हाउंड्स ये चला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग, लेकिन हमें याद रखना है इन तीनों को। ऑपरेशन ग्रीन हंट कहां चला, नक्सलवादियों के खिलाफ। ग्रीन हंट नाम सबसे पहले यूज किया छत्तीसगढ़ ने। ब्लैक पैंथर का गठन नक्सल विरोधी युद्ध बल, ये नक्सल विरोधी युद्ध बल है, यानी नक्सलवादी जो हैं उनका सामना करने वाला ये युद्ध बल है, ठीक है। चलिए, हाँ, भारत में नक्सलवाद की बड़ी घटनाएं, तो देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मुझे याद है तब मैं यूपी पुलिस उसमें दिल्ली पुलिस में लगा था पिछले साल, यानी कि जब 10 अप्रैल 2009 को मैं लगा था दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, तो उसके तुरंत बाद हमने भाषण, वो जो है ये घोषणा जो है, मतलब सॉरी ये घटना जो है ये सुनी थी। तो ये दांतेवाड़ा नरसंहार हुआ था, सबसे घातक हमला माना जाता है। फिर नक्सलवादियों ने ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसा किया, वहां भी 148 यात्रियों को मारा। झीरम घाटी हमला हुआ। सुकमा, ये महत्वपूर्ण है बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुकमा हमला, 25 सीआरपीएफ के जवान इसमें शहीद हो गए थे। गढ़चिरौली, 15 पुलिस के जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गया था। और बेटा सिलगेर हमला, सिलगेर हमला। तो ये 3-4 आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भैया ये किसने किए हैं, क्या आतंकवादियों ने, नहीं नक्सलियों ने, नक्सलियों ने, ठीक है। सुकमा हमला, गढ़चिरौली, दांतेवाड़ा, दांतेवाड़ा, सुकमा, गढ़चिरौली, दांतेवाड़ा। ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, एक थोड़ा सा आइडिया हो बस लगभग कब हुआ है, ये डेट आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ये आपकी केवल जानकारी के लिए है, इस डेट को इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं कि इन डेट को याद करने की जरूरत आपको नहीं है। भारत में प्रमुख आतंकवाद विरोधी कानून के बारे में पूछेंगे अब, क्योंकि आतंकवाद एक प्रमुख समस्या है, तो उससे लड़ने के लिए हमारी सेना तो चाहिए ही, पर भाई कानून भी चाहिए। आपने पकड़ भी लिया आतंकवादी तो उनका कुछ इलाज तो करोगे, तो याद रखना है। तो भारत में आतंकवाद से लड़ने वाले जो कानून है उनमें प्रमुख एक है यूएपीए, जो 1967 में आया, और पिछले बार इससे सवाल बना हुआ है, इससे पीवाईक्यू में सवाल आया हुआ है। तो ध्यान रखना भैया, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 किसके लिए है, आतंकवाद का सामना करने के लिए है। यूएपीए इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये साल आपको याद करनी है,
ये साल आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। लागू कब हुआ था? 1967 में लागू हुआ, डेट याद रहे ना रहे, 1967 में लागू हुआ, इतना याद रखना। उद्देश्य क्या है? भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। किसी भी कानून की जो आतंकवाद के खिलाफ हो, शायद यही मिलेगी कि हम भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे। और पूरे भारत में बेटा भारतीय नागरिकों पर और भारत के बाहर भी लागू होता है। ये भारत के बाहर भी लागू होता है। अगर भारत के बाहर किसी ने आतंकवादी इस तरह की घटना करने के लिए प्लानिंग की है तो वहां भी ये लागू होता है, ठीक है। यूएपीए, तो ध्यान रखना है कि भैया यूएपीए कब आया? 1967 में आया। कब आया? 1967 में आया, ठीक है। लागू भी 1967 में हुआ, 1967 में आया है। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना इसका उद्देश्य है और पूरे भारत में लागू है और भारतीय नागरिकों पर भारत के बाहर भी लागू है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, अब इसके पूछे जाने की संभावना कम है क्योंकि ये इससे सवाल तो बने हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर स्टेट था ना, जब जम्मू कश्मीर स्टेट था तब, क्योंकि ये एक ऐसा कानून था जम्मू कश्मीर का जहां 2 साल तक बिना किसी कारण बताए भी जम्मू कश्मीर में किसी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता था, पकड़ा जा सकता था। तो ये ऐसा कानून है। तो इसके बारे में अब बेटा याद रखना है, अब बहुत ज्यादा सवाल बनेंगे, मुझे ये नहीं आइडिया है। क्यों नहीं आइडिया है? क्योंकि क्योंकि ये अब जम्मू कश्मीर का स्टेट जो है एक यूटी बन गया है, एक यूटी बन गया है। तो ये कानून शायद उस तरह का लागू ना हो, पर एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता एग्जामिनर इस तरफ ध्यान ही ना दे और वो फिर से सवाल पूछे। पहले ऐसा सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है ये, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 में आया था। ज्यादा मत परेशान होना इसके लिए। तो शेख अब्दुल्ला की सरकार द्वारा लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए लाया गया था सबसे पहले। तो जो जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? 1978 में, शेख अब्दुल्ला की सरकार ने, लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए। निवारक निरोध कानून है। निवारक निरोध का मतलब जानते हो आप? निवारक निरोध, निवारक निरोध का मतलब है किसी चीज को रोकना, प्रिवेंट करना। एक तो होता है कि किसी ने कोई गड़बड़ कर दी, आप उसे तब पकड़ रहे हो। एक आपको लगता है ये आदमी गड़बड़ कर सकता है कुछ, तो इसके लिए पहले से ही जब उसे कहीं बंद कर दिया जाए, नजर बंद कर दिया जाए या हिरासत में ले लिया जाए, तब हम उसको कहते हैं निवारक निरोध। तो याद रखना है, ये जो जम्मू कश्मीर वाला कानून है ना, ये निवारक निरोध वाला ही है। यानी कि केवल आशंका के आधार पे, अगर किसी को लगता है कि ये गड़बड़ कर सकता है तो केवल आशंका के आधार पर उसे हिरासत में लिया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, ठीक है। और डीएम या जो मंडल आयुक्त हैं वो इस आदेश को जारी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति हिरासत में लिया जाता है उसे बेल नहीं मिलती, उसे बेल नहीं मिलती है बेटा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो इसे ये कहा था कि बिना कानून वाला कानून है, यानी इसमें कोई कानून ही नहीं है, इसमें कोई कानून ही नहीं है, ठीक है। चलिए, अब एक सवाल आ सकता है कि भैया पहले ऐसे मौजूदा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जिन पर ये लगाया गया सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये जो लगाया गया है, तो फारूक अब्दुल्ला ऐसे पहले मौजूदा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन पर ये लगाया गया था, ठीक है। शेख अब्दुल्ला लाए थे, उनके बेटे पे ही लगाया गया, ये उनके बेटे पे ही लगाया गया है, ठीक है। चलिए यहां देखिए, दोबारा एक बार बता देता हूं, है ना, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है? मोहम्मद की सेना। जैश ए मोहम्मद कहां का संगठन है? पाकिस्तान का संगठन है। जैश ए मोहम्मद का उद्देश्य क्या है? भारत से कश्मीर को अलग करना। जैश ए मोहम्मद की स्थापना किसने की? मसूद अजहर ने की। किसने की? मसूद अजहर ने। क्या मसूद अजहर को भारत ने कभी गिरफ्तार किया था? 1994 में। क्या उसको फिर वो भाग गया है, हमको छोड़ना पड़ा? हमने छोड़ दिया। कब छोड़ा? 1999 में छोड़ा। वो कैसे छुड़वाया? तो इंडियन एयरलाइंस का एक विमान जो है IC 814, इसको किया गया बेटा हाईजैक, और हाईजैक करके आतंकियों ने भारत सरकार से उसे छुड़ा लिया।
से छुड़ाने के बाद क्या उसने तुरंत जैश ए मोहम्मद की स्थापना की? हाँ, वो अपने पापा पाकिस्तान के पास गया, उसने तुरंत ही ये स्थापना कर दी बेटा। और जैश ए मोहम्मद, संसद पर हमले में किसका हाथ था? जैश ए मोहम्मद का। पठानकोट, जितना मैं यहां बता रहा हूं ना, इस पे खास फोकस करना है। ये जो मैं बार में बता रहा हूं ना बाद में, इस पे ही खास फोकस करना है, इसी तरह के सवाल बनेंगे। तो भाई पठानकोट एयरबेस हमले में कौन सा आतंकी संगठन जिम्मेदार था? जैश ए मोहम्मद। उरी हमले के लिए कौन जिम्मेदार था? जैश ए मोहम्मद। पुलवामा हमले के लिए कौन जिम्मेदार था? जैश ए मोहम्मद। बोको हरम कहाँ का है? नाइजीरिया का है। पश्चिमी शिक्षा पाप है, ये किसका अर्थ है? बोको हरम का। इसकी शुरुआत खासतौर पे कहाँ की गई थी? तो भाई धार्मिक परिसर, ध्यान रखना है, यानी मस्जिद और स्कूलों के रूप में, जहां गरीब बच्चों को कट्टरपंथी शिक्षा दी जाती थी, है ना। और याद रखना है कि कौन से संगठन ने 2014 में चिबोक से 276 लड़कियों का अपहरण कर लिया और बच्चों और महिलाओं को मानव बम के रूप में इस्तेमाल किया? बोको हरम ने किया है। अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, तो अंडरवियर बम बनाने का श्रेय किसको जाता है भैया? अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला। नक्सलवाद का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो नक्सलवाड़ी के नाम पर। ये पश्चिम बंगाल में जगह है। LWE की फुल फॉर्म क्या है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। शुरुआत किसने की नक्सलवाद की? चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था, ठीक है। और सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये किसने कहा है? तो भाई ये नारा दिया है किसने? नक्सलवादियों ने। और लाल गलियारे में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है। तो ध्यान रखना है ये सारे के सारे। और अगर आंध्र प्रदेश है तो एक तरह से तेलंगाना भी हो जाएगा। सर, ट्रंप ने कश्मीर को भारत के मैप से अलग कर दिया है क्या? बेटा, ट्रंप किसी को भी किसी से अलग कर सकता है, पर भाड़ में जाए ऐसा ट्रंप, क्या ही फर्क पड़ता है हमसे? वो कहीं भी दिखाता रहे, वो कहीं भी दिखाता रहे, चिंता मत करिए। वो कश्मीर भारत के लोगों के दिलों में बसता है, और किसी ट्रंप द्वारा वो नक्शे में अगर कहीं और दिखा दिया जाता है तो भाई वो वैसा हो नहीं जाएगा, ठीक है। क्या केवल ट्रंप के कहने से? आप ट्रंप के कहने से किसी को एक पार्ले जी का बिस्कुट भी दोगे? आज ट्रंप की वो हालत है, नहीं दोगे ना आप? आपसे ले जाएगा क्या भला? अगर कोई भी चाहे तो क्या आपसे ले जाएगा वो कश्मीर को? नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो भारत के लोगों की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है, ठीक है। आप चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए देखें तो ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है? रेड कॉरिडोर राज्यों में जब नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला गया तो उसको ऑपरेशन ग्रीन हंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, और ऑपरेशन ग्रीन हंट नाम का सबसे पहले यूज छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया था। यह दांतेवाड़ा नक्सलवाद की घटना है, सुकमा हमला नक्सलवाद की है, गढ़चिरौली नक्सलवाद की है, सिल्लेगेर या टेरम हमला भी नक्सलवाद का है, ठीक है। चलिए, हमारे यहां पर जो आतंकवाद का प्रमुख कानून है, क्या वो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 है? हाँ जी, लागू हुआ 30 दिसंबर 1967 को। 30 दिसंबर 1967, 67 याद रखना बस। और जब वहां 67 है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो बेटा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना इसका उद्देश्य है, और पूरे भारत में लागू है, और भारतीय नागरिकों पर भारत के बाहर भी लागू है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 में आया, शेख अब्दुल्ला की सरकार लाई थी, लकड़ी की तस्करी रोकने के लिए बनाया था। निवारक निरोध कानून है, यानी ऐसा नहीं है कोई गलती करने पर इसके तहत पकड़ा जाता है, जिस पे आशंका हो ये गड़बड़ कर सकता है उसको भाई बिना किसी अपराध के केवल आशंका पे बंद किया जा सकता है 2 साल तक, ठीक है। और डीएम वगैरह या मंडल आयुक्त ये ऑर्डर देते हैं, डीएम या मंडल आयुक्त ये ऑर्डर देते हैं बेटा, याद रखना है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है, जमानत। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे कहा है बिना कानून वाला कानून। और फारूक अब्दुल्ला ऐसे पहले मौजूदा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन पर यह पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। एक एनएसए आया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इंदिरा गांधी सरकार लेके आई थी। सवाल आएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कौन लेके आया? इंदिरा गांधी सरकार लेके आई। ये भी वही है बेटा,
अपराध होने के बाद सजा देने के लिए नहीं है, ये भी अपराध रोकने के लिए ही है, ये भी अपराध रोकने के लिए है। इसे ये भी अपराध रोकने के लिए है, ठीक है। चलिए, क्षेत्र पूरे भारत में लागू है, ये इसमें लागू है, पूरे भारत में लागू है। कहां लागू है? ये पूरे भारत में लागू है। और संविधान का अनुच्छेद 22(3)(b) क्या कहता है? 22(3)(b) आप कहोगे कि जी ये क्या है? ये यानी किसी आदमी ने कुछ गड़बड़ की नहीं है, तो फिर कैसे उसको पकड़ लिया? क्या हमारा संविधान जो है, संविधान कहीं भी मतलब काम नहीं करता इस मामले में? बेटा, संविधान ने ही कहा हुआ है, संविधान ने कहा हुआ है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, निवारक निरोध कानून जैसे एनएसए है, इसके तहत जो गिरफ्तार किए जाते हैं ना, तो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार, ठीक है, याद रखना है, उसे नहीं मिलते। नॉर्मल जो कोई कानून होता है, नॉर्मल कोई गिरफ्तारी होती है, तो आदमी का एक क्या है? आदमी का एक अधिकार है कि वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। अगर नॉर्मल कोई भी कितना भी बड़ा उसने गुनाह कर दिया हो, मर्डर भी किया है, तो थाने में उसे 24 घंटे के अंदर कहां करना पड़ेगा? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और वो अपनी मर्जी का वकील भी कर सकता है। पर जो जिन पे आशंका है कि कुछ बड़ी गड़बड़ कर देंगे देश के लिए, उनको बेटा याद रखना है, संविधान का अनुच्छेद 22(3)(b) ही कहता है, इसको याद कर लेना, 22(3)(b), क्योंकि आतंकवाद को रोकने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस वर्ड की, निवारक निरोध की। तो 22(3)(b) क्या कहता है कि भैया ये जो अभी तक अधिकार मिल रहे थे अपराधी को, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, ये निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में नहीं मिलेंगे। कभी आप सोच रहे हो कि हर क्षेत्र में ही मिलेंगे, तो ये अधिकार नहीं मिलते। तो सीधे सीधे ध्यान रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी क्या है? तो एक निवारक निरोध टाइप का ही कानून है ये, ठीक है। और इसमें भैया ये दोनों चीजें नहीं मिलती हैं जो नॉर्मली मिलती हैं। एक टाडा लगा था, टाडा, अब टाडा आज तो नहीं है, पर टाडा की फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये टाडा लगा था 1985 में। टाडा कानून 1985 में लगा, और ये आतंकवादियों पे लगा जो देश की अखंडता, जो देश को एक टुकड़े करना चाहते हैं, जो देश की अखंडता जो है उसको खत्म करना चाहते हैं, तो टाडा। और याद रखना है 1993 में जब बम धमाके हुए, 1993 में मुंबई में धमाके हुए, आपको पता होगा भैया संजय दत्त का नाम भी आया था, ठीक है, संजय दत्त। तो संजय दत्त को भी भैया इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। चलिए, और 1993 में मुंबई सीरियल धमाके में किसका यूज हुआ था? कौन से विस्फोटक का? सवाल आती है सीधे सीधे, तो भैया आरडीएक्स का यूज हुआ था, आरडीएक्स। लेकिन यह कानून 1995 में खत्म कर दिया, 1995 यानी 10 साल चला बस ये। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, टाडा कब चला? 1985 में। टाडा कब खत्म हुआ? 1995 में। टाडा मुख्यतः कब चर्चा में आया? तो जब 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुए। 1993 के बम ब्लास्ट में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज किया गया था मेनली? तो भैया एक्सप्लोसिव जो यूज किया गया था 1993 में, वो कौन सा किया गया था बताओ? तो वो किया गया था आरडीएक्स। और आरडीएक्स की फुल फॉर्म पूछ ली थी पिछले एग्जाम में, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली, इसलिए मैं आज यहां आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसका रासायनिक नाम है साइक्लोट्रिमेथिलिन ट्रिनिट्रामाइन, ये इसका छोटा सा प्यारा सा नाम है भैया आरडीएक्स का, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आरडीएक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम केवल इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा कि जो 1993 में मुंबई हमला हुआ या 2019 में पुलवामा हमला हुआ, विस्फोटक बहुत सारे होते हैं, विस्फोट करने के लिए केवल आरडीएक्स का यूज नहीं होता, पर आरडीएक्स का यूज दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में हमारे यहां हुआ है। एक तो पुलवामा में हुआ, और बेटा एक हुआ है 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में। सीरियल जब कहते हैं जब कई जगह पे एक साथ ब्लास्ट हो, एक ब्लास्ट हो गया तो हो गया मुंबई ब्लास्ट,
और सीरियल का मतलब है कि भैया यहां हुआ, 2 घंटे बाद वहां हुआ, 2 दिन बाद वहां हुआ, तो वो सीरियल ब्लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव ये पूछा था बेटा एग्जाम में, उसमें पिछली बार एग्जाम में। आतंकी फिर से देखो, यहां से फिर देखो, क्योंकि देखो आज क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा होंगे, और क्वेश्चन मुझे एक और चीज समझ में आई कि मेरे पास 40 क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कुछ कुछ क्वेश्चन और बनाने चाहिए हमें, तो 60-70 के करीब उन्हें और 30 लगा के कल पूरे 1 घंटे हम क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस को अगर हम जल्दी में निपटाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं कल आपको इसके लगभग 65-70 क्वेश्चन एक साथ करवाता हूं, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। जिस तरह के सवाल आए हैं 40 सवालों से काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको अच्छे से रिवाइज करवा देता हूं आपको कि भैया जम्मू कश्मीर का ये तो हम दो बार कर चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए कब आया? 1980 में आया। किसकी सरकार के दौरान? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया था बेटा इंदिरा गांधी सरकार के दौरान। क्या ये अपराध होने के बाद सजा देने के लिए? नहीं, ये तो अपराध से रोकने के लिए है, अपराध से पहले ही रोकने के लिए बेटा, अपराध से पहले ही रोकने के लिए। ठीक है, क्या ये पूरे भारत पर लागू है? अब तो सारे कानून ही पूरे भारत पे लागू होते हैं। क्यों होते हैं पूरे भारत पे? क्यों? क्योंकि भैया अब तो जम्मू कश्मीर में भी सेम कानून लगाते हैं, सेम कानून लगाते हैं जम्मू कश्मीर में भी। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है आपको पूरे भारत पर। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया है, प्रिवेंटिव, देखो प्रिवेंटिव, प्रिवेंट का मतलब है रोकना, तो अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत भैया गिरफ्तार किया गया है, तो उसे जो नॉर्मल अपराधी को अधिकार मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो संविधान का 22(3)B कहता है। कौन कहता है? 22(3)B कहता है। ठीक है, चलिए फिर टाडा के बारे में पूछेगा। 85 में आया टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। उद्देश्य आतंकवादी और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकना। टाडा मुख्यतः कब आया? तो मुंबई धमाके में। तो किस फिल्म अभिनेता को AK-56 रखने के आरोप में टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो बेटा ये किया गया था संजय दत्त को। और भाई संजय दत्त के पिताजी कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं, वरना संजय दत्त शायद जिंदगी में जेल से बाहर ही नहीं आ पाते, शायद जेल से जिंदगी में बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, RDX का पूरा नाम तो भैया रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव है। वैसे इसका रासायनिक नाम है साइक्लो ट्रिमेथिलिन ट्रिनिट्राइमाइन। ठीक है, ट्रामाइन ये है। सफेद होता है ये, क्रिस्टल ये ठोस है, और स्वादहीन और गंधहीन, यानी अगर कोई RDX को खाए तो कोई स्वाद नहीं आएगा, अगर सूंघे तो कोई उसे सूंघने में कुछ भी महक नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, और जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग इन्होंने किया था इसका आविष्कार, जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने। और भारत में इसमें प्रमुख मामले 1993 में मुंबई सीरियल धमाके और 2019 का पुलवामा हमला। एक पोटावी आया बेटा, पोटावी बंद हो गया। पोटा की पहले तो फुल फॉर्म पूछेगा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। देखो ये एक चीज समझने की जरूरत है, हम इतने एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन सबका उद्देश्य एक ही था, भारत को सुरक्षित रखना, भारत में भारत की सुरक्षा, और भाई उसको रोकना। किसको? आतंकवाद को। इसका सबका एक ही उद्देश्य है, और हमारी क्लास का भी वही उद्देश्य है, सीधे सीधे। तो भाई इसलिए पोटा की फुल फॉर्म आती है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2022। ये लागू हुआ 28 मार्च 2002 को, सॉरी 2002 याद रखना है, मार्च याद रखो मत रखो। सीधे सीधे पूछेगा सवाल, कौन से कानून को पास कराने के लिए भारत के इतिहास में तीसरी बार संसद का संयुक्त सत्र? संयुक्त सत्र का मतलब है जब लोकसभा प्लस राज्यसभा एक साथ आके डिसाइड करती हो किसी मामले को। आपने देखा होगा नॉर्मली कोई भी कानून लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा जाएगा, या पहले राज्यसभा में पास होगा तो लोकसभा आएगा। और जब दोनों से कुछ ना निकल पाए तो संयुक्त सत्र बुलाना पड़ता है, दोनों का जॉइंट सेशन। और ये ऐसा कानून है कि इतिहास में जो तीसरी बार जब जॉइंट सेशन बुलाया गया था ना, तो इसको पास करवाने के लिए ही बुलाया गया था। और इसका पहला बड़ा केस राजा भैया और उनके जो पिता है ना, ध्यान रखना है, उन पर यह पोटा लगाया गया था, राजा भैया और उनके पिता पर लगाया गया था। और तब मायावती सरकार थी। तब कौन सी सरकार थी?
मायावती सरकार, लेकिन ये 2 साल बाद ही बंद कर दिया गया। कुछ चीजें रहती हैं, कई बार कानून में कोई कमी रह गई या सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इसमें ये तो थोड़ी ये दिक्कत और है, इसको सही कर लो, तो इसलिए केवल 2 साल ही चला। पोता, भैया पोता तो बस 2 साल चला है। ये पोता कितने साल चला है? तो 2 साल चला है, ठीक है। चलिए, तो ये मैं कल कराऊंगा, और क्योंकि अभी 7-8 मिनट का टाइम है बेटा, मैं करा देता आज भी क्वेश्चन, मेरे पास समय भी है, मुझे अभी 8 बजे से पहले कुछ नहीं करना। पर मुझे ये लग रहा है जब मैंने पूरा मटेरियल पढ़ा है ना, कि सारे वो क्वेश्चन थोड़े से कम रह गए हैं। कल एक और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जल्दी मत करो, मैं कह रहा हूं जल्दी मत करो, ये चीजें समझने की हैं। इनको मैं बहुत स्पीड से भी करा देता, मैं इनको 2 क्लास में भी करा देता। ये जो 3-4-5 क्लास में चीजें हो रही है ना, पर आपके पल्ले कुछ नहीं आता। हाँ, मैं जरूर गर्व से कह सकता था एग्जाम के बाद, देखो ये सवाल मेरे पढ़ाई से मिला है। अरे भाई, काय का पढ़ाई से मिला है? जब बच्चे को समझ नहीं आया, उसे याद नहीं हुआ, उसको याद कराने के लिए कोई एफर्ट नहीं किए तुमने, तो ऐसे तो किताब दे दो, वहीं से आएगा सब कुछ। तो मैं वो नहीं चाहता। जो होमगार्ड की भी तैयारी कर रहा है उसे नौकरी की जरूरत है, जो पुलिस में सिपाही के लिए जा रहा है उसे नौकरी की जरूरत है। एक वक्त ऐसा था जब मैं उसी जरूरत के साथ दिल्ली पुलिस की भर्ती देख रहा था, उसी जरूरत के साथ। मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाई बच्चे को जितना मैं साथ में एफर्ट कर सकूं, 2-4 बार रिवाइज करा के, क्वेश्चन करा के, उतना करा दूं। हालांकि बच्चा कई बार नाराज भी होता है कि जी कोर्स नहीं हुआ, तो फिर मुझे उसमें ये भी लगता है, मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा इरिटेशन, गुस्सा सा आता है कि मैं क्यों करूं उतना, क्या जरूरत है। पर फिर मुझे लगता है कि बच्चा मुझसे ही नहीं, कभी कभी अपने मम्मी पापा पे भी नहीं झल्ला जाता होगा। अभी नौकरी की तलाश है, बेरोजगार बच्चा है, ताने सुन के आ रहा है किसी के, ये तो अपने मम्मी पापा पे भी झल्ला लेता होगा। मैं उनसे ऊपर थोड़ी हूं, मैं तो उनके बाद ही हूं। तो फिर मुझ पे भी झल्ला लेने दो, लेकिन करवाएंगे इसके लिए वही जो इसके लिए अच्छा है। मैंने सर से खुद बोला है, मैंने कुछ छुट्टी बढ़वा ली है अपनी, मेरी छुट्टी खत्म हो रही थी वरना, कि सर मैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और यूपी पुलिस के संग संग आप होमगार्ड वाले बच्चे उससे जुड़ सकते हो। आपको लगभग 1.5-1 महीने का मौका मिल जाएगा मेरे उस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ने का। यूपी पुलिस वाले बच्चे तो और लंबा जुड़ेंगे, आपको बहुत कुछ करवाएंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे, चिंता मत करो। छोटी मोटी अगर कमी रह भी गई होगी ना, अगर आपको लगता है, वैसे मैंने अपनी तरफ से दिया है, थोड़ा सा कोशिश की है 100% ही देने की, तो कुछ कमी रह गई है तो उस प्रैक्टिस में घुमा देंगे सारी। ठीक है, चलिए, तो एक बार थोड़ा सा ये भी देख लो, है ना। वैसे तो ये सारी चीजें मैंने करा दी हैं, आप इसे खत्म कर रहा हूं मैं, पीडीएफ से करना। परसों की पीडीएफ में पूरा मटेरियल है, पूरा का पूरा, आप इसे वहां से करना। और कल से देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, ये रे, ये क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं 60 के करीब लाना चाहता हूं, अभी मेरे पास 37-38 क्वेश्चन होंगे शायद, तो कुछ क्वेश्चन और बना लेने दो, क्योंकि कुछ सवाल और भी इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर 100 ज्यादा हो जाएंगे मेरे ख्याल से, फिर हमें कुछ क्वेश्चन जबरदस्ती बनाने पड़ेंगे, जैसे सवाल आते हैं ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो आप एक बार ये वाला मटेरियल है आज, परसों जो मैंने पीडीएफ दी थी, उसी से तुरंत इसे शुरू करना है आपको। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, कल जरूर मुलाकात करेंगे। और जनगणना की कोशिश रहेगी इस बार, संडे या सैटरडे में किसी भी दिन जनगणना को खत्म करवाएं, और एक ही क्लास में करवा देंगे, यूट्यूब पे होगी पर वो क्लास। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।